हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। इसके पहले का जो पार्ट है वो हमने इसके पहले की वीडियो में कवर कर लिया था। अभी स्टार्ट कर दे रिकग्नाइजिंग डिग्निटी से, और ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो रिकग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब क्या होता है? मानवीय गरिमा का मूल्य होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। तो जितना हमने चैप्टर में पढ़ा उससे ये समझ में आता है कि अगर किसी पर्सन के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, तो वो किसकी बेसिस पे होता है कि मतलब उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, रिलीजन क्या है उसका, किस कास्ट को बिलोंग करता है, बैकग्राउंड क्या है, या फिर वो मेल है या फीमेल। तो ये सब चीज़ें आती है और इनकी वजह से फिर उस पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीट करते हैं। अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज है, इनके साथ भी मतलब बुरा व्यवहार हुआ था। किसकी बेसिस पर हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कास्ट की बेसिस पर और अंसारी के साथ रिलीजन की बेसिस पर किया गया था। When person are treated unequally, जब किसी पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है, द डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी डिग्निटी वायलेट होती है, मतलब उनके आत्मसम्मान को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। अब देखो, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और अंसारी, दोनों की डिग्निटी को मतलब यहाँ पे वायलेट किया था, मतलब दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया था लोगों ने, राइट। देखो, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school। अब मतलब किसी बच्चे को पकड़ना और उनसे पूरे स्कूल प्लेग्राउंड साफ करवाना, झाड़ू लगवाना, क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरी कास्ट को बिलोंग करता है, उसकी जो कास्ट है वो एकदम नीची है, और उसको ऐसा फील करवाना कि बाकी बच्चों से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे की डिग्निटी, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है ना। तो ऐसा ही हुआ वाल्मीकि के साथ। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि तब 4th क्लास में थे, इतने छोटे थे, तो खुद के लिए वो कुछ कर नहीं पाए। It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers। तो वे उसके फादर थे जिन्होंने देखा कि भाई मेरा बच्चा तो स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, झाड़ू लगा रहा है ना, स्कूल को साफ कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने टीचर को इसका जवाब भी दिया। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। जो अंसारी था उसके सम्मान को भी जो है चोट पहुंची थी, जब लोग क्या कर रहे थे, उनको रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे कोई भी अपार्टमेंट देने के लिए। However, when the property dealer suggests that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion। और जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया कि उनको क्या करना चाहिए, अपना नाम चेंज करना चाहिए, बट ये उनके मतलब उनको लगा कि जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी इससे, तो उन्होंने इस सजेशन को रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ जैसा बुरा व्यवहार किया लोगों ने, तो ये डिजर्व करते थे क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इक्वालिटी 100% होती है ना। इक्वालिटी का मीनिंग क्या? कि सभी लोग कैसे इक्वल है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी या फिर इनके जैसे बाकी के लोग, इनके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया गया, है ना? ये डिज़र्व नहीं करते थे, बाकी लोग जैसे मतलब डिज़र्व करते रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ठीक है, तो वैसे ही इन्हें भी देना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो एक मतलब फिल्म का ये पोस्टर है, पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, इन 1975 की फिल्म में दीवार नाम की
A boy who works as a shoeshine refuses to pick up a coin thrown at him. अब ये जो बॉय है यहाँ पे, ये कौन सा काम करता है? शू पॉलिश करने का, ठीक है, और मेहनत से अपना काम करता है। तो आदर से लोगों को भी क्या करना चाहिए? उसको पैसे देने चाहिए। बट ये जो पर्सन है ये क्या करता है, मतलब जो पैसे है ना वो फेंक के देता है उसको। He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully. तो उसे लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत से कर रहा हूँ, और अगर आप ऐसा करते हो, पैसे फेंक के देते हो, तो इससे क्या होता है, मेरा जो आत्मसम्मान है वो कम हो जाता है। तो बच्चा रिफ्यूज़ करता है ऐसे पैसे देने से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसी है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। तो हमारा जो संविधान है वो क्या बताता है कि सभी पर्सन कैसे है? इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि फिर वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, ट्राइब का, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, हर एक पर्सन क्या है? इक्वल है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद संविधान हमें ये सब कुछ बताता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि असमानता जो है वो खत्म हो गई है। इट डजंट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ये खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that works to see that people are treated with dignity and as equal. मतलब पहले तो भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे कानून लोगों के सम्मान या फिर उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए अभी मौजूद है, ठीक है। अब देखते हैं, दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इक्वालिटी को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन कानून की नज़र में इक्वल है, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। मतलब कंट्री के प्रेसिडेंट से लेकर घर काम करने वाली जो कांता है, कांता जैसे जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, तो इन सभी के लिए जो कानून है वो कैसा है? इक्वल है। मतलब कानून की नज़र में ये सभी लोग इक्वल हैं। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। सेकेंड में बताया कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसका निषेध नहीं करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। किसकी बेसिस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर वो मेल है या फीमेल, इसकी बेसिस पर। थर्ड में बताया एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। सभी जो पर्सन हैं कंट्री में रहने वाले सभी क्या कर सकते? पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स का यूज़ कर सकते सभी पर्सन, कुओं का, रोड का एंड बाथिंग घाट का भी यूज़ कर सकते। फोर्थ में बताया अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता बोलते ना, मतलब छुआछूत जिसे बोलते, तो ये एबॉलिश्ड किया गया है। अब आगे देखते हैं, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। अब मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती है, तो
ये ना हो और कंट्री में इक्वालिटी बनी रहे, समानता बनी रहे, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ मतलब करते रहता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे थ्रू लॉस के थ्रू करता है, और सेकंड बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम या फिर स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहता है गवर्नमेंट। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और ऐसे तो बहुत सारे लॉ हैं इंडिया में जो क्या बताते कि हर एक पर्सन के राइट्स क्या है और उनके साथ इक्वल ट्रीट करना है। इन एडिशन टू लॉस, इसके साथ ही देखो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। मतलब बहुत सालों से जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होते आ रहा है उनको सम्मान मिले, इक्वल ट्रीटमेंट की जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसे स्कीम भी निकाले। द स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट की गई थी, उनके लिए ये जो है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स अ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है? एक टाइम का मतलब दोपहर का खाना। तो ये एक मतलब स्टेप है गवर्नमेंट की। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होती है ना, वहाँ पे बच्चों को एक टाइम का दोपहर का खाना फ्री में मिले। तमिलनाडु वॉज अ फर्स्ट स्टेट, और इंडिया में तमिलनाडु वो पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था द स्कीम को। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। और फिर 6 मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इस स्कीम को सभी गवर्नमेंट स्कूल में मतलब लागू करना है। ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मतलब कि अच्छे इफ़ेक्ट गवर्नमेंट को देखने को मिले। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे क्या हुआ कि जो गरीब बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको पता चल गया कि एक टाइम का खाना वहाँ पे फ्री में मिलता है स्कूल में, तो उन लोगों ने स्कूल अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal provided in school, their attendance has improved। मतलब स्कूल ये टीचर्स ये कंप्लेंट करते थे कि बच्चे क्या करते हैं, लंच ब्रेक में घर जाते खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले स्कूल में खाना नहीं मिलता था तो बच्चे घर जाते थे खाना खाने के लिए और फिर वापस स्कूल में आते ही नहीं थे, तो उनकी अटेंडेंस वहाँ पे कम हो जाती थी। लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम आने की वजह से क्या हुआ, अब बच्चे घर मतलब उनको घर जाना ही नहीं पड़ता खाना खाने के लिए, स्कूल में ही खाना मिलता है, तो लंच ब्रेक के बाद वाली जो अटेंडेंस है वो भी बच्चों की अभी अच्छी थी। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। मतलब ऐसी मदर्स जिनको क्या करना पड़ता था कि अभी मतलब लंच ब्रेक होने वाला है बच्चों का, तो उनको खाना खिलाना है और वो काम पे रहती है, तो काम छोड़ के फिर उनको घर आना पड़ता था बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो अभी स्कूल में ही खाना मिलता है, तो मदर्स का भी ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पे सॉल्व हो गया था। दिस प्रोग्राम हैज़ also help reduce caste prejudices because children of all caste in the school eat this meal together। अब देखो मतलब कास्ट के बेसिस पर नहीं क्या अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती थी, है ना, लोगों के साथ। तो इस स्कीम की वजह से क्या हुआ कि जो रिच बच्चे हैं, जो पुअर बच्चे हैं, ठीक है, मतलब जो ऊंची कास्ट वाले और नीची कास्ट वाले सभी बच्चे एक साथ बैठकर फिर स्कूल में खाना खाने लग गए थे, तो ये एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। And in quite a few places दलित women have been employed to cook the meal। और देखो कुछ प्लेसेस पर तो जो दलित वुमेन थी, मतलब जिनको अगर छूते भी थे तो उनको क्या समझते थे कि मतलब अनटचेबिलिटी जब थी, ठीक है, तो इन लोगों को टच नहीं करने देते थे, तो इनके हाथ का अभी जो ऊंची कास्ट वाले बच्चे
ठीक है, वो भी स्कूल में खाना खाने लग गए थे। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैनॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। और इस मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ कि बच्चे स्कूल तो आते थे, है ना, स्कूल जाते थे, बट उनका जो पेट रहता था वो भरा हुआ नहीं रहता था। उनके स्टमक कैसे रहते थे, एम्प्टी रहते थे। तो पेट में खाना नहीं है तो फिर पढ़ाई पर भी उनका जो मन था वो नहीं लगता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। तो अभी स्कूल में खाना मिलता है तो उनके पेट भी भरे हुए रहते हैं और फिर पढ़ाई पे भी वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये भी एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। वेल, गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था किसमें, increasing equality of opportunity. There is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those दैट पुअर अटेंड। मतलब देखो, इस मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से बच्चे स्कूल तो जाने लगे, लेकिन अपनी कंट्री में आज भी ऐसा है कि कुछ स्कूल में बच्चे ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। मतलब ऐसा बताया यहाँ पे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार आज भी किया जाता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। मतलब फोर्सफुली उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और फिर उनकी डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। ये क्यों होता है, क्योंकि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सभी लोग इक्वल हो गए हैं। ठीक है, इसी वजह से आज भी ये सब कुछ होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, ओके पहले ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। इसका रीज़न क्या है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, लोग सोचते हैं कि मतलब सभी पर्सन इक्वल नहीं है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। मतलब जबकि लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेट करना किसी को ये लॉ के अगेंस्ट है, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। लेकिन फिर भी लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change। मतलब ये सब कब होगा, जब लोग ये सोचने लग जाएंगे कि हर एक पर्सन इक्वल है, ना कोई इन्फेरियर है और ना कोई, मतलब सभी कैसे है, इक्वल है। तब जाके मतलब अनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी या फिर ख़त्म होगी। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। अब देखो, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल भी चल रहे हैं लोगों के। ठीक है, और ये सब हम इस बुक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के यहाँ पे कुछ थॉट्स है जिसमें वो क्या बताते हैं। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लाइव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। विदाउट इट मैन इज़ चीपर। इसके बिना व्यक्ति कैसा है, नगण्य है, चीपर है। टू लाइव वर्दीली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। क्या बताते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मैन इज मोर्टल। मैन कैसा है, मतलब मनुष्य कैसा है, नाशवान है। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और अदर। मतलब हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन इनरिचिंग द नोबल आइडियल्स
ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लाइव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो ऐसे थॉट्स है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के। अब देखते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इंडिया का देख लिया हमने, तो क्या ये जो इनइक्वालिटी है ये सिर्फ इंडिया में है क्या? मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है फिर भी इनइक्वालिटी है, ऐसा सिर्फ इंडिया की कंडीशन नहीं है, तो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी है। अभी रीड करते हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इनइक्वालिटी, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इनइक्वालिटी है इंडिया में और लोग क्या कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। द ट्रूथ इज़ दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक है लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, इक्वालिटी के इश्यूज हैं। कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए किसका दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स का। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर दी स्लेव्स, मतलब कि गुलाम। अफ्रीकन अमेरिकन, इनके जो एंसेस्टर पूर्वज थे वो क्या थे, गुलाम थे। हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से इनको लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टूडे एज लार्जली अनइक्वल, और आज भी इनकी जो लाइफ है वो अनइक्वल है। दिस मतलब जो अमेरिका के लोग हैं वो इनको इक्वल नहीं मानते, अपने जैसा नहीं मानते। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। 1950 में मतलब इसके लिए एक्ट किया गया था, ठीक है, मूवमेंट की गई थी कि सभी लोग कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। Prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States and deny equality through law। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या किया जाता है, इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को अनइक्वल समझा जाता है और बहुत ही बुरा व्यवहार इनके साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, अब देखो एग्जाम्पल में बताया कि अगर बस से कोई ट्रैवल कर रहे हैं, दे इधर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको कहाँ बैठना पड़ता है, बस के बैक सीट पर, मतलब सबसे पीछे, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। और देखो अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बैठा हुआ है सीट पर बस की, तो और अगर कहीं से वाइट पर्सन आ जाता है, वाइट पर्सन ये कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है, अमेरिका का, तो अगर वो आता है और उसको अगर उस सीट पर बैठना है तो अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन को वहाँ से उठना पड़ता है। ऐसे रूल्स है वहाँ पे। रोज़ा पार्क्स 1913 टू 2005 ये उनका लाइफ स्पैन है। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। मतलब 1 दिसंबर 1955 की बात है, जो रोज़ा पार्क्स से मतलब बहुत ज़्यादा काम करके थक के जब वो बस में बैठती है और एक वाइट पर्सन आता है और वो क्या करता है, सीट मांगता है, लेकिन वो जो लेडी है रोज़ा पार्क वो देने से मना करती है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर treated and which came to be known as the civil right movement। और फिर तब क्या हुआ था, एक मूवमेंट हुआ जिसे क्या बोला जाता है, सिविल राइट मूवमेंट, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन अपना हक मांग रहे थे। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट ऑल्सो stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो फिर 1964 में मतलब इन्होंने जो सिविल राइट के लिए जो भी मूवमेंट करी थी ना, तो 1964 में ये इनका जो भी मतलब था
एक्ट बोल सकते, ठीक है। ये पास करवा दिया गया था और इसमें बताया कि सभी कैसे इक्वल है, और जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के जो बच्चे हैं जिनके लिए सेपरेट स्कूल थी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं था, सभी एक ही स्कूल में पढ़ सकते थे। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आज भी अमेरिका में क्या है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये सबसे पुअर है, गरीब है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private school। तो देखो मतलब अमेरिका में बताया तो है कि सभी अफ्रीकन अमेरिकन भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन ही सबसे ज़्यादा पुअर है कंट्री में। मतलब अभी भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट वहाँ पे की जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी है फिर भी, मतलब जो उनके बच्चे हैं वो स्कूल जाते तो है, लेकिन कैसे स्कूल में जहाँ पे बहुत ही कम फैसिलिटीज़ है, और जो टीचर्स है वो भी अच्छे से मतलब अच्छे क्वालिफाइड नहीं है। और जो वाइट लोगों के जो बच्चे हैं, ठीक है, वाइट स्टूडेंट है, वो कौन से स्कूल में जाते, प्राइवेट स्कूल में जाते, या फिर वो ऐसे एरिया में रहते जहाँ की गवर्नमेंट स्कूल भी किसके जैसी हो, प्राइवेट स्कूल के जैसी हो, मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी इनइक्वालिटी मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी है। अब देखते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इस आर्टिकल 15 में? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें क्या बताया कि धर्म, मूलवंश जिसे बोलते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो इसका देखो फर्स्ट क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब राज्य जो है, स्टेट जो है, किसी भी नागरिक के विरुद्ध कि मतलब उसका धर्म क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से कुछ भी हो, इनके बेसिस पर उनके साथ क्या नहीं कर सकता, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनका निषेध नहीं कर सकता। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। मतलब देखो इसमें क्या बताया ना, इसमें ठीक है सेकेंड पॉइंट में कि जो सिटीजन्स है, नागरिक है, वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से कुछ भी, इनके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी शॉप में जा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट का यूज़ कर सकते हैं, होटल का यूज़ कर सकते हैं, सभी जो इंटरटेनमेंट के जितने भी मतलब सोर्सेस है उन सब का यूज़ कर सकते लोग। मतलब फिर वो किसी भी रिलीजन के हो, रेस के हो, कास्ट, सेक्स कोई भी उनका, प्लेस ऑफ बर्थ भी कोई भी हो, ये वे सभी क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का मतलब यूज़ कर सकते हैं। और भी देखो यहाँ पे बताया द यूज़ ऑफ वेल्स को का यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स का, बाथिंग घाट्स का, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, इन सभी चीज़ों का जो है हर एक पर्सन यूज़ कर सकता है, फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस, कास्ट, सेक्स कुछ भी हो, सभी लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को क्या मतलब डेमोक्रेसी के क्या चैलेंजेस है, चुनौती क्या क्या है। अब देखो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक कंट्री जो है वो कम्प्लीटली कैसी है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, मतलब वहाँ पे लोगों की चलती है, इक्वालिटी है। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issue। मतलब कम्युनिटीज़, समुदाय में ऐसे मतलब समुदाय है, लोग हैं जो
ट्राई करते रहते हैं नए नए आइडियाज़ कि मतलब कैसे डेमोक्रेसी को हम अपनी कंट्री में लाएं, ठीक है, इक्वालिटी बनाए रखें, और जो नए नए इश्यूज़ रहते हैं उन पे सवाल भी उठाते हैं लोग। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. तो देखो इसमें क्या बताया ना कि मतलब जो सेंट्रल है, ठीक है, इसका जो सेंटर, एक मिनट, सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। तो मतलब इसके केंद्र में वह स्ट्रगल है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस बुक में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारी जो डेली लाइफ है, ठीक है, उसके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन चैप्टर्स में हम चैप्टर को पढ़ते हुए ये भी विचार करना है कि क्या सब पर्सन के लिए पर्सन की जो समानता है, इक्वालिटी, और उनका आत्मसम्मान है, उनको ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।